नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। 19 सितंबर 2025 को लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के लिए प्रधानाचार्य पदों का विज्ञापन जारी हो गया है और आने वाले समय में इस परीक्षा के लिए परीक्षा आयोजन होगा। एकलव्य आईएएस एकेडमी ने पिछले वर्ष भी इस परीक्षा से जुड़े हुए लगभग 1200 से अधिक लोगों के साथ में कोचिंग कक्षाओं का संचालन किया था और उसे पूरा भी किया था। अनफॉर्चुनेटली वो परीक्षा उस समय नहीं हुई थी और इस बार ये जो परीक्षा अभी टेंटेटिव पॉसिबिलिटी है कि अगले कुछ महीनों के भीतर ये परीक्षा आयोजित हो जाएगी और आज के परिप्रेक्ष्य में इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 पेपर हैं। जो पहला पेपर है फर्स्ट पेपर, और ये फर्स्ट पेपर जर्नल नॉलेज वाला पेपर है जिसमें 4 यूनिटें आनी हैं और मार्क्स उसमें 120 होने हैं। तो उसमें जो है हिंदी का पेपर है, कंप्यूटर का है, रीजनिंग का है और इंग्लिश का है, जी और उत्तराखंड का है। ये तो पहला पेपर हो जाएगा। दूसरा जो पेपर है इस परीक्षा का वो ज़्यादा महत्व का है, ज़्यादा स्कोर का है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। सेकंड पेपर 360 मार्क्स का है और ये जो 360 मार्क्स का पेपर है इसमें टोटल 7 यूनिट हैं और सभी यूनिटों का संबंध शिक्षा, उसकी क्रियाविधि, प्रबंधन, वित्त प्रशासन या फिर जो है समग्र शिक्षा या शिक्षा नीति या फिर जो है प्रधानाचार्य की भूमिका, स्कूलों का बेहतर संचालन, उस तमाम पहलुओं पर ये 7 यूनिट हैं 360 नंबर की। तो हम दोनों पेपरों का संचालन करवा रहे हैं। सभी कैंडिडेट्स दोनों पेपरों में भी शामिल हो सकते हैं और अगर किसी को एक करना तो वो भी कर सकते हैं। क्लासेज इसमें ऑफलाइन तो होनी है, ऑनलाइन भी अगर किसी के पास समय है तो वो कर सकता है जो आसपास के कैंडिडेट्स हैं। बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी उसमें होंगी, पीडीएफ नोट्स होंगे, वीकली टेस्ट उसमें होंगे जैसे हमने पीछे करवाया था उसे व्यवस्थित ढंग से। तो इस बार के लिए हमारी रणनीति क्या है? तो इस बार के लिए हमारी रणनीति, क्योंकि इसमें अब कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं और कैंडिडेट के बढ़ने से कंपटीशन निश्चित रूप से ज़्यादा हो गया है, पद उतने ही हैं। तो फिर ऐसी अवस्था में जब पद कम हो, प्रत्याशी ज़्यादा हो, तो निश्चित रूप से स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा लाने वाले कैंडिडेट के पास सिलेक्शन की संभावना होगी और उसी के लिए जो है संस्थान की रणनीति है कि किस प्रकार से हम इस चीज़ को करें। इसीलिए उसमें अलग अलग जो है एरिया को अलग अलग एक्सपर्ट हैंडल कर रहा है और पढ़ाने वाले लोग खुद जो है इस पूरे एरिया से वाकिफ़ हैं, पिछले 15-20 सालों के शिक्षण अनुभव के साथ में पढ़ा रहे हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो सेकंड पेपर है 360 नंबर का जिसमें 7 यूनिट हैं, इस पेपर को हम कह रहे हैं एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ये जो सेकंड पेपर है इसमें जैसे हम कैसे पढ़ाएंगे, तरीका क्या होगा, नोट्स कैसे रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लासें कैसे बनेंगी, ये हम इसमें बता रहे हैं। तो इसमें जो पहली यूनिट है फर्स्ट सेकंड पेपर की, ये है एजुकेशनल लीडरशिप या फिर जो है इसको हम जो है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं। तो ये शैक्षिक परिप्रेक्ष्य के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिलेबस के हिसाब से या पूछे जाएंगे। जैसे स्वतंत्रता के बाद वैसे तो बहुत सारे शैक्षिक आयोग भारत के अंदर बने हैं, एजुकेशनल कमीशन, उसमें से 2 कमीशनों के बारे में सिलेबस के अंदर है। एक तो इसमें ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 वाला, और दूसरा इसमें जो है शिक्षा आयोग है 1964-66 वाला।
इसको हम मुदलियार आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर पहला भाग ये है। इसके साथ साथ में इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा पर प्रश्न आएंगे। तो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की लेटेस्ट। इससे पीछे 1986, इससे पीछे जो है 1968। तो इस पर क्वेश्चन है। तीसरा भाग इसमें जो है राइट टू एजुकेशन, ये जो है 2009 में एक अधिनियम के द्वारा भारत में प्राथमिक शिक्षा अब एक अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत मौलिक अधिकार का हिस्सा बन गई है। और हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अब ये तमाम विद्यार्थियों का मौलिक अधिकार है। तो इस पर क्वेश्चन रहेंगे। और अंत में जो उत्तराखंड प्रदेश में विद्यालय शिक्षा के प्रावधान क्या क्या हैं ये। तो ये 4 भाग इस पहली यूनिट में है। तो टोटल मिला के 20 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं और टोटल नंबर 40 होने हैं। तो हम इसके लिए क्या रणनीति अपनाएंगे, जैसे प्रत्येक भाग से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट लगभग 20 क्वेश्चन है तो एक भाग से 5, टोटल 20, टोटल मार्क्स 40। तो अब हम इसको पढ़ने की कोशिश कैसे रहेगी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो पहला वाला भाग है जिसमें जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग या उस आयोग के अध्यक्ष जो है मुदलियार थे, तो इसलिए उसका नाम जो है मुदलियार आयोग के नाम से भी हम सुनते हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो 1952-53 में बना था, इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग, और इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे इस आयोग से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी कि इसका ढांचा कैसे था, यानी ये आयोग बना कैसे कैसे था, कितने इसमें सदस्य थे, कब से कब तक इस आयोग ने जो है अध्ययन किया था, इसने जो रिकमेंडेशन दी थी वो क्या क्या थी, माध्यमिक शिक्षा में बेहतरी के लिए क्या रिकमेंडेशन दी थी इस आयोग ने। साथ में अगर हम एक पर्सपेक्टिव देखें तो आज तक इस आयोग के कौन कौन से सुझाव अभी भी जो है हमारी माध्यमिक शिक्षा में प्रयोग हो रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। एक अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इन आयोगों को गठित करने की आवश्यकता क्यों थी, तो आवश्यकता निश्चित रूप से थी। भारत तब स्वतंत्र ही हुआ था और बहुत सारी चुनौतियां भारत के समक्ष थी। ऐसी तमाम चुनौतियों को पार पाना था, तो उसमें से शिक्षा में सुधार भी एक आवश्यक हिस्सा था। और चूंकि उस दौर में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना ज़्यादा हो रही थी, या फिर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अधिकतर माध्यमिक या सेकेंडरी एजुकेशन में थी, इसलिए भारत सरकार उस हिस्से को ज़्यादा बेहतर ढंग से आगे बढ़ाना चाहते थे या उसमें कमियों को दूर करना चाहते थे। तो इसलिए इस आयोग का गठन हुआ। तो इस आयोग के बारे में हम किस तरह से पहलुओं पे जाएंगे। इस आयोग को जो है 1952-53 के बीच का है और इसका उद्देश्य रिकमेंडेशन क्या थी। तो अगर हम इसकी मूलभूत बातों की बात करेंगे कि भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग जो व्यवस्था चल रही थी कैसी थी, उसमें सुधार क्या था, उसकी जांच करना था और जांच के साथ साथ में सुझाव देना था कि क्या तरीका इस माध्यमिक शिक्षा की बेहतरी के लिए हो सकता है। एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष ये बने और उस समय डॉक्टर मुदलियार जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनों से इनका संबंध था, अनुभव था। उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इनको इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं। इस आयोग का स्ट्रक्चर तो याद करने का तरीका क्या होगा कि हम इसके एक फ्लो चार्ट के माध्यम से या फिर हम इसको इस तरह से कहानी की तरह इसको दिमाग के अंदर ले लें। जैसे ये जो आयोग है इसका जो नाम है ये माध्यमिक शिक्षा आयोग है। कभी नाम पे भी क्वेश्चन आता है कि आयोग का नाम क्या था, माध्यमिक शिक्षा आयोग। नियुक्ति कब हुई थी, जो अपॉइंटमेंट डेट थी इस आयोग की, ये 23 सितंबर 1952 को बना।
कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसने इस आयोग की नियुक्ति का सुझाव भारत सरकार को दिया था। तो भारत में एक महत्वपूर्ण बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABC। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन था, इसने सुझाव दिया था भारत सरकार को कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए एक ऐसे आयोग का गठन होना चाहिए जो पूरे भारत की माध्यमिक शिक्षा का अवलोकन करे, एनालिसिस करे, उसकी आवश्यकताओं को समझे, उसकी कमियों को समझे और उसके बाद सुधार के लिए जो है उसमें वाजिब सुझाव दे जिनका अनुपालन भी किया जा सके। तो ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के रिकमेंडेशन पे ये बनता है। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार और उससे पहले मद्रास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। इसके अलावा इस आयोग में सचिव था, सेक्रेटरी, और कौन थी ये? A.N. वसु, ये इसके सचिव थे। सहायक सचिव के रूप में थे डॉक्टर S.M. सायकधारी, ये जो है शिक्षा मंत्रालय के सहायक शिक्षा अधिकारी थे। तो ये इसमें सहायक सचिव थे और इसको टोटल मिला के 7 मेंबर्स इस आयोग के अंदर थे। तो ये इसका ढांचा हुआ। इसके अलावा इसमें जो है सदस्य सचिव के रूप में भी थे और इस सदस्य सचिव के रूप में थे प्रधान सदस्य सचिव, और ये थे A.N. बसु। और ये जो A.N. बसु थी ये केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली से संबंधित थे। और तब इस आयोग ने पूरा अध्ययन किया और फिर अपना जो रिपोर्ट था ये प्रतिवेदन इन्होंने 29 अगस्त 1953 को दिया। तो लगभग इस आयोग ने 1 साल तक अध्ययन किया भारत में माध्यमिक शिक्षा की संस्थानों का और फिर उसका पूरा आंकलन करने के बाद अपना रिपोर्ट दिया। अगर हम उस दौर में भारत की स्थिति का आंकलन करें या इसकी नियुक्ति की आवश्यकता पर जाएं, तो जैसे आज भारत में जो है 28 राज्य हैं, साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, परंतु जब हम 1952 की बात करेंगे तब ऐसा नहीं था। तब भारत में जो है 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी 20 राज्यों का लगभग जो है उस समय भारत था। और इसकी जो सीमाएं, बाउंड्रियां थी वो अलग अलग ढंग की। तो लगभग इस तरह का जो है मैप भारत का उस दौर में बनता है कि किस तरह का जो है ये भारत था। और निश्चित रूप से चित्र तो हमारे उस समय के ब्लैक एंड वाइट ही होते थे, क्योंकि 1982 के बाद ही भारत में कलर टेलीविजन या कलर चीजें का शुरुआत होता है। तो अगर एक आंकलन पे जाएंगे, मोटा मोटा आंकलन, तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि 1951 की जो जनगणना थी भारत में, उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 36 करोड़ जनसंख्या थी भारत में 1951 में। आज हमारी 2011 के हिसाब से जो जनसंख्या वो 121 करोड़ है। 2021 का डेटा भी आया नहीं है। और 36 करोड़ की जनसंख्या में से जो शिक्षित लोग थे भारत में वो प्रतिशत बहुत ही कम था। ये प्रतिशत था 18.33, यानी लगभग 18% लोग भारत में शिक्षित थे। जबकि 2025 में अगर हम बात करेंगे तो 79%, यानी लगभग 80% लोग शिक्षित हैं भारत में। परंतु उस समय 18.33% लोग ही शिक्षित थे और 36 करोड़ की जनसंख्या में से शिक्षा का प्रतिशत काफी कम था। साथ में जो हमारा जीवन का स्तर था या फिर जो हमारी टोटल जीडीपी थी वो सब कुछ बहुत अलग ढंग की थी। जैसे 1951 की जनगणना के हिसाब से भारत की जीडीपी 8,900 करोड़ के आसपास थी, यानी लगभग 9,000 करोड़ की हमारी जीडीपी थी 1951 में। आज हम कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी लगभग जो है $4 ट्रिलियन पे पहुंचने वाली है। तो बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। तो 36 करोड़ का भारत, 18% की लिटरेसी रेट और एवरेज एज यानी औसत रूप से भारतीय लोग कितना जीवित रहते थे उस दौर में? 32 साल।
सिर्फ 32 साल हमारा औसत जीवन काल था। आज हमारा जो औसत एवरेज लाइफ है ये करीब करीब 70 साल के आसपास पहुंच गई है, जबकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी एवरेज लाइफ और भी ऊंची है। तो स्थिति काफ़ी जटिल थी, और तब शिक्षा एक ऐसा आयाम होता है, एक ऐसा मानक होता है जो देश को आगे की प्रगति के लिए जो है तैयार करता है, सुनिश्चित करता है, उसकी फाउंडेशन डालता है और देश को आगे बढ़ाता है। इसलिए उस समय भारत सरकार ने सबसे अधिक जोर माध्यमिक शिक्षा पर ही दिया था। और इन तमाम बातों के अंतर्गत इसके उद्देश्य पे जाएंगे तो माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की जांच करना, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और विषय वस्तु को परखना, माध्यमिक प्राथमिक और उच्च शिक्षा के साथ में माध्यमिक शिक्षा का संबंध जांचना कि जो हमारी नीचे की शिक्षा है वो और जो इससे ऊपर की शिक्षा है वो, उन तीनों के बीच में क्या तालमेल है। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो जैसे प्रश्न में क्वेश्चन रहेगा कि इसको नियुक्त करने का उद्देश्य क्या था, तो ये, या फिर क्वेश्चन को घुमा करके यहाँ भी जाया जा सकता है कि जो है तब हमारी शिक्षा का दर क्या था, ये था, तब हमारी जीडीपी क्या थी, ये थी। शिक्षा पर अगर हम खर्च की बात करेंगे, जैसे आज हम जो है अपनी जो हमारी टोटल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम उसका लगभग 2% के आसपास, 1.5 से 2% खर्च कर रहे हैं। हालांकि जो सुझाव है वो ये है कि हम उसे 3% से ऊपर ले जाकर 6% तक करें। यानी हमारी इस देश की जितनी आमदनी है, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, इसका लगभग जो है 6% खर्च होना चाहिए शिक्षा पे, ऐसा सुझाव है। हालांकि अभी हम 3% के आसपास ही उस पर खर्च कर पा रहे हैं, तब भी वो जो है 6 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। परंतु 1951 में शिक्षा पर खर्चा कितना था, तो शिक्षा पर खर्चा था टोटल जीडीपी का 0.64%, यानी लगभग 64 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च होते थे 1951 में। और आज हम जो है लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। तो बिना इन आयोगों के इस तरह का प्लान सरकार अपनी नीति के लिए नहीं लाती है, और इसीलिए इन आयोगों को गठित किया जाता है जो पूरा आंकलन करते हैं उस समय की परिस्थितियों का, साथ में हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का, और फिर दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के क्या करना है। तो ये पहलू भी जो है इसके साथ में प्रश्न के रूप में हो जाएंगे। तो तब 1952 की स्थिति ये थी और इसीलिए ये बनाया गया। अब इस आयोग ने काम क्या करना था, कार्य क्या कहेंगे, जैसे हम कहेंगे व्हाट वर द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उन्हें दूर करने के उपाय भी बताने थे इसने। समस्या क्या है और उसका उपाय, जैसे जो है स्कूलों में जो एडमिशन रेट है, ड्रॉप आउट रेट है वो, या फिर भाषाएं क्या क्या होनी चाहिए वो, या फिर जो है लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल कैसे होने चाहिए, या फिर दिव्यांग विद्यार्थियों के क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे तमाम पहलुओं पे से जाना था। प्रणालियां जो हमारे अध्ययन की प्रणालियां थी, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो कह रही है कि रटने वाली व्यवस्था बंद होनी चाहिए, रटने वाला विषय बिल्कुल बंद, समझने वाले विषय पे। वैसे जो हमारा जो है बाल विकास के सिद्धांत हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसमें जो है ये कहते हैं कि जो हमारे शिक्षा के स्तर होते हैं वो 3 स्तर पे जाता है, और हम उसको 3 भागों में ऐसे डिवाइड करते हैं कि जो हमारी शुरुआती शिक्षा होती है वो मेमोरी बेस्ड होती है, स्मृति आधारित शिक्षा, यानी बच्चे को याद ही करना पड़ता है। जो माध्यमिक शिक्षा आती है हमारी, उसे हम कहते हैं समझने का शुरुआत हो जानी चाहिए, तो उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं हम। और जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी प्रतिक्रिया स्तर, यानी तब विद्यार्थी क्रिया प्रतिक्रिया यानी चर्चा परिचर्चा करके माध्यम से सीखता है। तो कहीं ना कहीं आयोगों ने इन चीज़ों को महसूस किया और उस चीज़ को लागू किया। विद्यार्थी अनुशासन, ये डिसिप्लिन का विषय आज भी महत्वपूर्ण है, तब भी था। समीक्षा करना और उसमें सुधार क्या क्या होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षकों का वेतन और सेवा शर्तें,
अब जिन शिक्षकों के माध्यम से इन संस्थानों को संचालित करना है और देश की नींव मजबूत करनी है, निश्चित रूप से उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था, ऐसी सेवा शर्तें होनी चाहिए, ऐसा वेतनमान होना चाहिए कि वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में उन संस्थानों में काम करके देश के लिए बेहतरीन नागरिकों को तैयार कर सकें। तो ये भी इस आयोग के पास कार्य था कि वो जो है शिक्षकों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का अध्ययन करे और उसमें बेहतरी के लिए क्या करना है। वो विश्व में जो विकसित देश हैं, जैसे उत्तराखंड जो है फिनलैंड के एजुकेशन मॉडल को स्टडी करता है बार बार और फिर यहाँ भी लागू करने की कोशिश करता है। बाकी यूरोपियन देशों का भी हम अध्ययन करते हैं, तो क्या है वहाँ पर जो शिक्षक हैं उनका वेतनमान, सेवा शर्तें बिल्कुल बेहतरीन किस्म की होती हैं ताकि वो अधिकतम अपना ऊर्जा, समय, लक्ष्य शिक्षा पर दे सकें। या फिर जैसे भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, प्रशासनिक पद, इनका वेतन भत्ता, सेवा सुविधा इतने अधिक स्तर की होती है कि 24 घंटे अपना समय सेवा पर देते हैं और देते भी हैं। जैसे हम IAS PCS अधिकारियों को देखते हैं। तो जो देश की मूल आवश्यकता है, जिससे देश को आगे जाना है, ऐसी चीज़ों के लिए यह अध्ययन है। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम शिक्षण स्तरीय, जैसे आजकल हम ग्रेडिंग सिस्टम ले आए हैं शिक्षा के अंदर, तो मूल्यांकन प्रणालियां हमारी बदल रही हैं, तो मूल्यांकन करने के तरीके, या फिर जैसे बोर्ड एजुकेशन के लिए बोला जा रहा है अब कि साल में 2 बार जो है परीक्षाएं होंगी, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो ये कहती है कि पूरे साल भर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कीजिए, सिर्फ एक बार न करें साल में, तब तो हो सकता है बीमार हो या कुछ हो जाए तो आंकलन कैसे होगा। अर्थात उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसकी सामाजिक चीज़ों में रुचियाँ, उसका सांस्कृतिक चीज़ों में रुचियाँ, उसकी खेल भावना, उसमें गतिविधि की तमाम चीज़ों का आंकलन करके उसके मार्किंग किया जाए और ये ज़्यादा बेहतर आंकलन होगा। तो ये आयोग के कार्य थे। और अभी अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि इतना बारीक अवलोकन एक शिक्षक को जब करना होता है तो निश्चित रूप से उसे कुछ ऐसी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए जो बाकी लोगों को पास नहीं होता है। अभी हमने रिसेंट में सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनको TET फर्स्ट एग्ज़ाम पास करना चाहिए। अब TET फर्स्ट में ऐसा क्या है कि ये चीज़ हो जाएगा, तो वहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट्स, बाल विकास से जुड़े हुए कई ऐसे सिद्धांत, कई ऐसी विशेषताएं हैं कि अगर किसी भी शिक्षक के पास उनकी जानकारी है तो विद्यार्थियों का अवलोकन, आंकलन, परीक्षण, मूल्यांकन सब कुछ वो इतना बेहतर कर सकता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार उसे शिक्षण कार्य करा सकता है। जैसे हम शिक्षा के लिए कहते हैं कि टीचिंग इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन, इट इज़ अ 2 वे कम्युनिकेशन, यानी दोहरा संचार है ये। शिक्षक से विद्यार्थी के पास ज्ञान जाना और विद्यार्थी से उस पर प्रतिक्रिया आना, और प्रतिक्रिया अगर पॉजिटिव है तो फिर हम समझेंगे टीचिंग इज गोइंग ऑन देयर। अगर ऐसा नहीं है तो टीचिंग नहीं है, वन साइडेड इज टीचिंग होती नहीं है। तो शायद इस तरह के कुछ लाभ जो है अधिक मिलने वाली बातों के कारण ये हुआ। तो इस आयोग ने इस तरह के जो है काम, इसके अलावा जो है आयोग की जो सिफारिशें थी, वो सिफारिशें क्या क्या थी। सिफारिशों में जो इसका रिपोर्ट आता है वो 23 अगस्त 1953 को आता है, और सिफारिशों में कहता है कि अगर हमें देश के लिए जो है आदर्श नागरिक बनाने हैं, आइडियल सिटीजन, सिटीजन सिर्फ ये नहीं होता है कि उसके पास ज्ञान है, ज्ञान के साथ समझ चाहिए, समझ के साथ उसमें देश के प्रति सम्मान चाहिए, उसके लिए जो है उसके मन मस्तिष्क में जो है एक अवधारणा होनी चाहिए, सामाजिक सरोकारों से युक्त नागरिक होना चाहिए, हमारी परंपराओं से युक्त और मजबूत जो है व्यक्ति उसे होना चाहिए, और इस देश की जो संस्कृति है, उस देश की जो व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने वाला। तो ऐसे नागरिक तभी देश में आ सकते हैं जब शिक्षा पद्धति ऐसी हो। तो ये आयोग क्या कह रहा है कि आदर्श नागरिक तैयार करना इस शिक्षा का उद्देश्य भी होना चाहिए। तो निश्चित रूप से है कि आदर्श नागरिक के अंदर तमाम तरह की बातें होती हैं, उसमें नैतिकता हो, उसमें ईमानदारी हो,
उसमें देशभक्ति हो, देश प्रेम हो, समाज में जो है वो सबके साथ मिलजुल कर चलने वाला आदमी हो, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था तभी आएगी। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इन बातों को पहले से समझ रखा था और इसीलिए जो है उन्होंने संविधानों में तक इन चीज़ों को डाला था। जैसे हम कहते हैं डायरेक्टिव फंडामेंटल ड्यूटीज, हम जो देखते हैं हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्यों में वो कहते हैं कि नागरिक के पास ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिलेट करते हैं। इसके अलावा ये सिफारिश ये भी कहती है कि युवाओं को या भारतीय नागरिकों को इस काबिल बनाया जाना चाहिए कि वो अर्निंग कर सकें, कमाने की क्षमता। कमाने की क्षमता यहाँ सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि हर तरह की क्षमता, अर्थात जैसे जो है कोई नौकरी लगेगा, कोई अपना काम करेगा, कोई उद्योग धंधे स्थापित करेगा, कोई समाज सेवा करेगा, कोई जो है देश को नेतृत्व प्रदान करेगा, तो ये तमाम वो काबिलियत हैं। इस तरह का नागरिक बनाया जाना चाहिए। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ये समस्या रहती है कि सिर्फ डिग्री होल्डर्स होते हैं और क्रिएटिव, रचनात्मक रूप से उनमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो ये शिक्षा की खामियों की तरफ जो है संकेत करता है। और ये बात यहाँ पर आयोग भी कह रहा है कि पैसा कमाने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। इसीलिए जो है हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत फोकस करती है और कहती है कि व्यावसायिक शिक्षा बाद में नहीं, 6वीं के बाद से शुरू कर दी जाए, 6 क्लास। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को राज्य में लागू किया आगे। और नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप, किसी भी क्षेत्र में जाना, आज हम देखते हैं कि दुनिया के चंद देशों का वर्चस्व पूरी दुनिया में है। अमेरिका जो है भारत पे टैरिफ लगा रहा है, हमने कुछ नहीं किया, उसने 50% टैरिफ लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज़ में लीडरशिप ले रखी है। भारत के जितने उत्पाद बन रहे हैं, चाहे हम कोलगेट कर रहे हैं, चाहे हम जो है पेप्सी पी रहे हैं, चाहे हम जो है गाड़ी चला, रॉयल इनफील्ड चला रहे हैं, चाहे एप्पल फ़ोन ले रहे हैं, चाहे जो है कोई जहाज ले रहे हैं, अधिकतर उत्पाद ये जो हम यूज करते हैं कौन बना रहा है? इन्हीं देश की कंपनियां। बट बनाने वाले कौन है? वर्कर, हमारे जैसे देशों के। तो ये जो लीडरशिप वाला गुण है ये शिक्षा ही दे सकती है। तो ये भी इन्होंने कहा। और इसके लिए नई एजुकेशन नीति है मानवीय गुणों का विकास। ह्यूमन जो कैरेक्टर है, मानवीय जो गुण हैं, उनका विकास होना भी आवश्यक होता है। नहीं तो शिक्षा से फिर जो है बेकार किस्म के या मशीन किस्म के लोग पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और जो समाज में इस तरह के लोग होते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं। विश्व में विकसित देश ऐसे बहुत सारे हैं जहां अपराध ही नहीं है, चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, जेल कई सालों से खाली पड़े हैं, कैपिटल पनिशमेंट बंद हो चुका है। ये कौन से देश हैं? जहां पर शिक्षा ने लोगों को इस स्तर तक ले आए हैं कि इस तरह की अमानवीय घटनाएं होती नहीं वहाँ पे। तो इस आयोग ने उसके लिए भी कहा था कि मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए, इथिक्स, इथिकल वैल्यू, नैतिकता। और यही कारण है कि आज तो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है इथिक्स का एक पेपर आना शुरू हो गया है कि नैतिकता वाले विषयों पर ज़्यादा जोर दिया जाए। हम देखते हैं कि भारत में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी चले हैं और उन्होंने जो है विश्व स्तर की काम किए हैं। और ये चीज़ें हमें ये व्यक्त करती हैं कि व्यवस्था, प्रणाली, पूरा जो है पर्यावरण इस तरह के चीज़ को देने में सक्षम है। इस आयोग के साथ में हम और कई सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा का नया संगठनात्मक स्वरूप क्या होगा, इसकी सिफारिशें क्या हैं, भाषाओं के लिए इस आयोग ने क्या सुझाव दिया था, उनका अध्ययन कैसे करना है, माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं, उससे जुड़कर किसने किस तरह के जो है सुझाव दिए थे। इसके अलावा जो है शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए वो इसने और सुझाव दिए थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस कमीशन के हिस्से के अंदर हैं। ये हम उन पूरी जो क्लासें यहाँ पे संचालित होंगी उसके अंतर्गत इनको डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ये तो इस प्रकार से एकलव्य आईएएस एकेडमी में प्रधानाचार्य पदों के लिए कक्षाओं का संचालन अगले हफ्ते से
25 सितंबर 2025 से आरंभ हो जाएगा। तमाम जो कैंडिडेट्स हैं जो इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, चूँकि समय जो लग रहा है, क्योंकि फरवरी मार्च के बाद बोर्ड परीक्षाएं आरंभ हो जाएंगी, तो तब इस परीक्षा को आयोजन मुश्किल रहेगा, तो शायद पहले हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो समय बच रहा है उसके लिए हम एक रणनीति के माध्यम से कक्षाओं का संचालन करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ नोट्स आएंगे, साथ में जो है हर हफ्ते टेस्ट होंगे जितना पार्ट पढ़ाया जाएगा, और समस्याओं के लिए जो है डाउट सेशन भी रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी उसके बाद में संचालित होंगी। तो ये सभी कुछ इसके लिए रहना है। तो तमाम लोग जो इसमें जुड़ना चाहते हैं वो संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और इन कक्षाओं को आनंद ले सकते हैं और रिजल्ट को सुनिश्चित बना सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।